अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। डियर स्टूडेंट्स, आज यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज यूएचएस लाहौर की तरफ से एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जिसके मुताबिक यूएचएस का ये कहना है कि बहुत जल्द पंजाब के गवर्नमेंट सेक्टर मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस के एडमिशन्स ओपन कर दिए जाएंगे और एडमिशन्स के वक्त तलबा को जिन जिन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है, जो जो डॉक्यूमेंट्स फॉर्म के साथ अटैच होने हैं, तो उनके हवाले से नोटिफिकेशन में तफसील बता दी गई है कि किस कैटेगरी के स्टूडेंट्स ने कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स तैयार करवाने हैं, ताकि तलबा एडमिशन्स की अनाउंसमेंट से पहले उन डॉक्यूमेंट्स की प्रेपरेशन कर लें और बाद में किसी किस्म की परेशानी ना बने। इन डॉक्यूमेंट्स की कंप्लीट डिटेल और उस नोटिफिकेशन को तफसील से एलेबोरेट करते हैं, लेकिन इससे पहले चंद एक सवालात जो स्टूडेंट्स की तरफ से पूछे जा रहे हैं या मुमकिन तौर पर पूछे जा सकते हैं, तो वो मैं पहले से ही क्लियर कर दूँ। तो यूएचएस के इस नोटिफिकेशन की खबर के बाद सबसे पहला सवाल जो तलबा के जहनों में आएगा वो ये कि इस साल का एक्सपेक्टेड क्लोजिंग मेरिट क्या है। तो सबसे पहले तो ये कि इस साल एमडी कैट के मार्क्स की सिचुएशन आपके सामने ही है कि पहले तो रिजल्ट काफ़ी ख़राब था, लेकिन उसके बाद पोस्ट एग्जाम एनालिसिस में अल्लाह जाने क्या ऐसा हुआ कि स्टूडेंट्स के अंदर 10, 15, 20, 25 मार्क्स की जो है वो फ्री बांट कर दी गई। बहुत सारे तलबा के मार्क्स इवन डिडक्ट भी किए गए, काफ़ी बच्चों के मार्क्स कम हुए हैं। अभी भी तलबा जो है वो एमडी कैट के रिज़ल्ट के हवाले से खासी कन्फ्यूजन का शिकार हैं। मीनवाइल रीचेकिंग के लिए भी अप्लाई किया जा रहा है, उसमें 22 अक्टूबर तक का स्टूडेंट्स के पास टाइम है कि वो या तो रेफरल रिव्यू या पर्सनल रिव्यू के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसकी तफसील ऑलरेडी मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर कर चुका हूँ। तो ऐसे तलबा जो एमडी कैट का पेपर रीचेक करवाना चाहते हैं तो वो इसमें करवा सकते हैं। दूसरा ये कि अभी तक तकरीबन तमाम पाकिस्तान के हाई कोर्ट्स के अंदर केसेस चल रहे हैं। अब यूएचएस की तरफ से जो नोटिफिकेशन आया हुआ है तो इसमें इसका मतलब ये है कि कोर्ट केसेस में ये बात कही जा रही थी कि एडमिशन्स के अगेंस्ट कोर्ट जो है वो स्टे दे दे, यानी पाकिस्तान में कोई भी मेडिकल या डेंटल कॉलेज अभी जब तक ये एमडी कैट के खिलाफ जो भी केसेस चल रहे हैं इनका फैसला नहीं आ जाता तो तब तक कोई भी अपने एडमिशन्स ओपन ना कर सके। लेकिन कोर्ट ने स्टे नहीं दिया और नतीजतन अब आज नोटिफिकेशन आ चुका हुआ है यूएचएस की तरफ से डॉक्यूमेंट्स प्रेपरेशन का, और चंद ही दिनों में इनका शेड्यूल और इनका जो अप्लाई करने का मुकम्मल प्रोसीजर है उनके हवाले से भी नोटिफिकेशन सामने आ जाएंगे। तो एमडी कैट का रिजल्ट की तो सिचुएशन आपके सामने है ही कि बच्चों के कोई उतने अच्छे खास ज़बरदस्त नंबर नहीं आए हैं। ओवरऑल अगर कलेक्टिव रिजल्ट की बात की जाए तो पिछले साल की निस्बत एमडी कैट का जो रिजल्ट है वो कम रहा है। और वैसे भी अगर आप पासिंग परसेंटेज की बात करें, यानी तमाम जो स्टूडेंट जिन्होंने एमडी कैट दिया और उनमें से कितने तलबा ने एमडी कैट को पास किया, तो इसमें भी आप वाज़े फ़र्क देख सकते हैं कि पिछले साल काफ़ी ज़्यादा तादाद में तलबा ने एमडी कैट में पास किया था। यानी पिछले साल टोटल एप्लीकेंट्स में से 55.8% स्टूडेंट्स ने एमडी कैट को पास कर लिया था, जबकि इस साल पासिंग परसेंटेज 35.4% है। एक बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। फिर नंबर ऑफ एप्लीकेंट चूँकि इस साल काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ कर गए थे। पिछले साल जो अगर हम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की बात करें तो पिछले साल 67,937 स्टूडेंट्स ने एमडी कैट को पास किया था, जबकि इस साल 68,680 स्टूडेंट्स ने एमडी कैट को पास किया है। फिर इसके बाद अगर एफएससी के रिजल्ट की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा तलबा ने 1100 में से 1100 नंबर भी लिए हैं, 1090 से ज़्यादा, 1080 से ज़्यादा, 1070 से ज़्यादा, यानी अच्छे नंबर लेने वाले तलबा की तादाद काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन ऑन दी अदर हैंड एफएससी का रिजल्ट जो है वो ख़राब भी बहुत बच्चों का आया है। काफ़ी सारे बच्चे जो फेल हो रहे थे तो उनको 33% मार्क्स देकर पास कर दिया गया। और आमतौर पर होता ये था पिछले सालों तक, जो मेरा पिछले 8 साल का एक्सपीरियंस है, तो हमेशा ये होता था कि जब सेकेंड ईयर के रिजल्ट की अनाउंसमेंट होती थी तो स्टूडेंट्स फ़ौरन से जो है वो अपने मेडिकल कॉलेजेस के एडमिशन्स, अपनी यूनिवर्सिटीज़ के एडमिशन्स और इस फेज़ में मुंतकिल हो जाया करते थे। वो फिर आगे की सोचना शुरू हो जाते थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस साल हुआ क्या है कि मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स वो बजाय अगले मरहले की तरफ जाने के अपने यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस, इंस्टीट्यूशंस में दाखिलों की फ़िक्र अपने ऊपर लाहक करने के बजाय वो अभी तक एफएससी के अंदर ही फंसे हुए हैं। अब स्पेशल एग्जाम्स इस वक्त एक बहुत बड़ा हॉट टॉपिक है और स्पेशल एग्जाम्स के हवाले से जो है वो पॉलिसीज़ को लेकर स्टूडेंट्स के बहुत ज़्यादा सवालात मौसूल हो रहे हैं। तो यानी स्टूडेंट्स अपने आप को अभी तक एफएससी की फेज़ से आगे नहीं निकाल पा रहे हैं और उसकी वजह यह है कि रिज़ल्ट उनकी तवक्को के मुताबिक और उनके हक़ के मुताबिक नहीं तैयार किया गया। बहुत सारे बच्चों के साथ जो है वो ज़्यादतियाँ हुई हैं, बहुत सारे बच्चों की जो मार्क्स हैं वो बिला वजह काटे गए हैं। इम्प्रूवर स्टूडेंट्स के साथ जो है वो काफ़ी रिजल्ट के अंदर ख़राबियाँ पैदा की गई हैं। तो हज़ारों के हिसाब से बच्चे जो हैं वो रीचेकिंग करवा रहे हैं। बहुत ज़्यादा तादाद में बच्चे अपने बोर्ड ऑफिस में जाकर अपने रिजल्ट की करेक्शन करवा रहे हैं और मेरा ख्याल है कि हज़ारों की तादाद में बच्चे ऐसे होंगे जो कि स्पेशल एग्जाम्स में अपीयर होंगे। यानी अब अगर ओवरऑल इस सारी सिचुएशन का एनालिसिस किया जाए तो कोई स्ट्रॉन्ग हमारे सामने वो स्टेटिस्टिक्स अभी तक अवेलेबल नहीं हो सके हैं जिससे हम ये अंदाज़ा लगा सकें कि इस साल के जो गवर्नमेंट सेक्टर के मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस है पंजाब के, तो उनका क्लोजिंग मेरिट कितना रह सकता है। मुमकिन है पिछले साल जितना ही हो,
या उसमें थोड़ा बहुत जो है वो रिडक्शन भी हो सकती है, क्योंकि एमडी कैट का और रिजल्ट उस हिसाब से नहीं आया है। बहरहाल जो एग्जैक्ट एस्टिमेट है ना वो अभी लगाना थोड़ा मुश्किल है। जैसे जैसे स्टूडेंट्स के फॉर्म्स जमा होंगे, यूएचएस के अंदर तमाम जो स्टैटिस्टिक्स के एक्यूमुलेट होंगे, तो मेरिट लिस्टें लगने से तकरीबन 1-2 हफ्ते कबल फिर जो है वो एग्जैक्ट एस्टिमेट लगाया जाता है। फिर पता चलता है कि कितने परसेंट पर मेरिट क्लोज होने का चांस है। लेकिन मेरा ख्याल है कि ऐसे तमाम स्टूडेंट्स, अगर हम एमडी कैट के मार्क्स के हिसाब से देखें, तो ऐसे तमाम स्टूडेंट्स जिनके 175 से ज़्यादा नंबर हैं तो उनके एडमिशन होने के बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। लेकिन ऐसे स्टूडेंट जिनके 170 प्लस में या 165 प्लस में भी एमडी कैट में नंबर है, लेकिन उन्होंने एफएससी में बहुत अच्छा स्कोर कर लिया हुआ है, तो उनके भी इंशाल्लाह सिलेक्शन के चांसेस जो हैं वो रोशन हो चुके हैं। अगर इससे भी कम नंबर हैं तो देन आपको फॉर्म तो स्टिल जमा करवा देना चाहिए, क्योंकि इस साल कुछ भी हो सकता है। क्योंकि हमने बहुत सारी एग्जांपल्स ऐसी देखी हैं कि बच्चों के एमडी कैट में नंबर जो है वो अच्छे हैं लेकिन एफएससी में अच्छे नहीं आए, या एफएससी में बहुत ज़बरदस्त नंबर हैं, 1080 से ज़्यादा, 1090 से ज़्यादा, या इवन 1100/1100 नंबर भी हैं, लेकिन एमडी कैट में वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर सके हैं। तो अब ये खासी एक डिफरेंट सी सिचुएशन पैदा हो गई है। तो ज़ाहिर सिलेक्शन तो ऐसे बच्चों की होनी है जिनके नंबर एमडी कैट में भी अच्छे होंगे और एफएससी में भी अच्छे होंगे। रही बात मेरिट फार्मूला की, तो मेरिट फार्मूला अभी तक यही जो है वो फाइनल है कि 10% मैट्रिक की वेटेज होगी, 40% वेटेज होगी आपके एफएससी के इलेक्टिव सब्जेक्ट्स की, और 50% वेटेज होगी एमडी कैट की। जबकि प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन्स का जो मेरिट फार्मूला है वो सबका डिफरेंट है। हर कॉलेज अपने अपने हिसाब से मेरिट फार्मूला डिसाइड किए हुए है, सबकी फीस स्ट्रक्चर भी डिफरेंट है, और सबका जो एडमिशन शेड्यूल है यानी अप्लाई करने की डेडलाइंस भी डिफरेंट हैं। तो जो स्टूडेंट्स प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन लेना चाहते हैं तो वो हरगिज़ किसी नोटिफिकेशन का इंतजार ना करें, बल्कि वो 1 बाय 1 तमाम कॉलेजेस में सेपरेटली उनकी वेबसाइट से ऑनलाइन या कॉलेज विजिट करके मैनुअली अपना फॉर्म सबमिट करें और एडमिशन के लिए अप्लाई करें। लेकिन सिर्फ जो नम्स के एफिलेटेड मेडिकल कॉलेजेस हैं उनके एडमिशन नम्स के थ्रू होंगे। पहले नम्स का नोटिफिकेशन आएगा, अभी जैसे ही ये यूएचएस का नोटिफिकेशन आ जाता है गवर्नमेंट सेक्टर के मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन्स का, इसके बाद बाकी एडमिटिंग यूनिवर्सिटीज़ भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस के दाखिले ओपन करेंगी, तो नम्स का नोटिफिकेशन आएगा आर्मी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के हवाले से। उसके बाद फिर आएगा नोटिफिकेशन नम्स का प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के हवाले से। तो यानी ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर चलेंगे, पहले सरकारी कॉलेजेस में होंगे, उसके बाद प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में होंगे। और पाकिस्तान के जितने भी सरकारी मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस हैं तो उनकी तरफ से मेरिट लिस्टें 10 दिसंबर तक डिस्प्ले कर दी जाएंगी। इनके पास टाइम होगा कि ये 10 जनवरी तक अपने तमाम जो एडमिशन प्रोसीजर है उसको कंप्लीट करें। जबकि जो स्पेशल सीटें हैं, जैसे कि ए लेवल्स के स्टूडेंट्स को टाइम दिया जाएगा, तो उनके लिए जो मखसूस करदा सीटें हैं उनकी मेरिट लिस्टें लगेगी 10 फरवरी को। बाकी इस सिलसिले में अभी ये कन्फ्यूजन है कि क्या ये कॉलेजेस जो स्पेशल एग्ज़ाम्स होंगे नवंबर दिसंबर में, तो क्या इन स्टूडेंट्स का रिज़ल्ट जो कि अब एक्सपेक्टेड है कि जनवरी एंड में या फरवरी में आएगा, तो क्या इनके लिए भी इंतज़ार किया जाएगा और इनको ये चॉइस दी जाएगी कि ये अपने नए रिज़ल्ट की बेसिस पर एडमिशन हासिल कर सकें। इस हवाले से अभी तक कन्फर्मेशन नहीं हो सकी है। बहुत सारे तलबा की तरफ से पूछा तो ज़रूर जा रहा है, दैट्स वाई मैं इसको डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि अभी तक ये 100% कन्फर्म नहीं हुआ है कि इनके इन स्टूडेंट्स के लिए क्या इंतजार किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। लेकिन उम्मीद ज़रूर है कि जैसे अब ए लेवल्स के स्टूडेंट्स को अगर स्पेशल रिलीफ दिया जा रहा है कि वो 10 फरवरी तक अपना रिजल्ट जो है वो सबमिट करवाएंगे और दैन उसकी मेरिट लिस्टें लगेंगी, तो इंशाल्लाह अगर तब तक स्पेशल एग्जाम्स का रिजल्ट भी अनाउंस कर दिया जाता है तो इन्हें अलाउ कर दिया जाएगा। लेकिन जैसे ही ऑफिशियल्स की तरफ से पीएमसी या यूएचएस की तरफ से 100% इस सिलसिले में कोई कन्फर्मेशन होती है या ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा तो फिर ही हम 100% इसके ऊपर बिलीव कर सकेंगे। फिर इसके बाद अगर बात करें स्पेशल एग्ज़ाम्स के हवाले से, तो इस वक्त जितने भी इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स हैं, मेरा ख्याल है कि हर किसी के जहन में कोई ना कोई सवाल ऐसा ज़रूर है जो उसको अभी तक क्लियर नहीं हो रहा, जो उसको तंग कर रहा है कि भाई मैं अगर इम्प्रूव करता हूँ तो क्या होगा, क्या मुझे रिज़ल्ट कैंसिल करवाना पड़ेगा, क्या तमाम सब्जेक्ट्स की इम्प्रूवमेंट होगी या नहीं। तो मैं थोड़ी सी इसकी आपको बैकग्राउंड समझा देता हूँ कि स्टूडेंट्स के अंदर कन्फ्यूजन इस वजह से पैदा हुई हुई है कि सबसे पहले जो स्पेशल एग्ज़ाम्स के हवाले से इन्फॉर्मेशन आई थी उनमें ये क्लियर कट बता दिया गया कि तमाम स्टूडेंट्स को अलाउड होगा, जो भी अपने रिजल्ट से सेटिस्फाइड नहीं है वो अपना रिजल्ट कैंसिल करवाए और वो स्पेशल एग्जाम्स में अपीयर हो सकता है। इनमें स्पेशल चांस वाले बच्चे भी हैं होंगे, इनमें रिपीटेड स्टूडेंट्स भी होंगे और इनमें वो स्टूडेंट्स भी होंगे जो कि फ्रेश और रेगुलर स्टूडेंट्स हैं। तो ये थी इनिशियल इन्फॉर्मेशन। इसके ऊपर मैंने तकरीबन 21 मिनटों की एक बड़ी लंबी वीडियो और उसमें हर चीज़ को बड़ी डिटेल में मैंने एलैबोरेट किया, वो वीडियो अपलोड हुई। अब स्टूडेंट्स का एक माइंडसेट बन गया कि हाँ भाई इस तरीके से होगा। इसके बाद अगले दिन हुआ क्या कि गुजरांवाला बोर्ड की तरफ से ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ गया, मुल्तान बोर्ड की तरफ से नोटिफिकेशन आ गया, बहावलपुर बोर्ड की तरफ से नोटिफिकेशन आ गया और उस नोटिफिकेशन के अंदर जो चीज़ें थी वो थोड़ी डिफरेंट थी। अब उससे थोड़ी सी कंफ्यूजन ये पैदा हो गई कि भाई जो प्रीवियस इन्फॉर्मेशन थी उसके साथ ये चीज़ें थोड़ी मैच नहीं कर रही हैं। होना ये चाहिए था कि नोटिफिकेशन बिल्कुल उस चीज़ को सेकंड करते हैं, लेकिन फिर सोने पे सुहागा ये कि जो अब ये कल परसों नोटिफिकेशन आया पीबीसीसी वाला, जो कि सिर्फ बहावलपुर बोर्ड की ही ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर, उनके सोशल मीडिया के ऊपर पेजेस के ऊपर शेयर हुआ था, अब उसने रही सही कसर पूरी कर दी।
क्योंकि उसमें अब इंप्रूवर्स के हवाले से आ गया कि जी अगर आप एक सब्जेक्ट इंप्रूव करेंगे, 2 करेंगे तो आपका सिर्फ उन्हीं सब्जेक्ट्स के अंदर ही इंप्रूवमेंट होगी। फिर इससे रिलेटेड स्टूडेंट्स के अंदर ये सवाल पैदा होने शुरू हो गए कि अगर हम तीनों सब्जेक्ट्स की इंप्रूवमेंट करेंगे तो क्या फिर ओवरऑल इंप्रूवमेंट होगी? तो डेफिनेटली अगर अब उस नोटिफिकेशन का अगर हम थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन अपने तौर पर करें तो उसका मतलब तो ये बनता है कि अगर आप एक सब्जेक्ट की इंप्रूवमेंट करेंगे, 2 की करेंगे, तो फिर सिर्फ उसी एक या 2 सब्जेक्ट की पार्ट 2 की और पार्ट 1 की इंप्रूवमेंट होगी। पेपर आपने सिर्फ पार्ट 2 का ही देना है, लेकिन इंप्रूवमेंट दोनों पार्ट्स की हो जाएगी। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपकी ओवरऑल तमाम सब्जेक्ट्स की इंप्रूवमेंट होगी, देन आप तीनों सब्जेक्ट्स की इंप्रूवमेंट करें। फिर इसमें एक सवाल ये कि अगर हमने इंप्रूवमेंट करनी है तो क्या रिजल्ट कैंसिल करवाना पड़ेगा? अगर तीनों सब्जेक्ट्स की इंप्रूवमेंट करवानी है तो क्या रिजल्ट कैंसिल करवाना पड़ेगा? तो इस तरह के कुछ ऐसे टेक्निकल क्वेश्चंस हैं कि लिटरली मैं खुद उनसे रिलेटेड जो है वो कंफ्यूज हो गया हूँ कि पहले इन्फॉर्मेशन और थी, बाद में थोड़ी चेंज होगी और अब उसके बाद फिर चेंज होगी। अब स्टूडेंट्स तो ये कह रहे हैं कि सर पहले आप ये कह रहे थे, बाद में ये, तो उसकी वजह यह है कि जो बाद के नोटिफिकेशंस आए हैं उन्होंने चीज़ें कंफ्यूज कर दी हैं, जो टॉपिक्स हैं, जो सवाल हैं वो मिक्सड अप हो गए हुए हैं। तो अब मैं रिकमेंड तमाम स्टूडेंट्स को अभी यही करूँगा कि अभी जो स्पेशल एग्जाम्स में अप्लाई करने की डेडलाइन है वो भी पड़ी है, वो मेरे ख्याल 25-26 अक्टूबर तक है। तो उसमें भी 1 हफ्ते का तकरीबन टाइम पड़ा हुआ है। पीबीसीसी की मीटिंग होनी है इंशाल्लाह, आज या कल पीबीसीसी की मीटिंग होनी है। अब मसला ये कि आप एक बोर्ड में कॉल करते हैं, उनकी पॉलिसीज डिफरेंट होंगी, वो आपको डिफरेंट तरीके से गाइड करेंगे, दूसरे बोर्ड वालों की इन्फॉर्मेशन डिफरेंट है, तो बोर्ड्स की आपस में ही हम आहंगी नहीं हो रही है। अब हमने तो बोर्ड से ही या जो ऑफिशियल सोर्सेज हैं उनसे इन्फॉर्मेशन लेकर देनी होती है। तो मैं ये समझता हूँ कि बोर्ड्स वालों को भी शायद अभी तक कन्फ्यूजन इस वजह से है, क्योंकि प्रमोशन पॉलिसी अभी तक जो ऑफिशियल पॉलिसी है स्पेशल एग्जाम्स के हवाले से वो अभी तक पीबीसीसी की तरफ से जारी नहीं हुई है। और ये उम्मीद है आज या कल की जब मीटिंग होगी तो इसमें स्टूडेंट्स के तमाम सवालों से मुताल्लिक एक डिटेल प्रमोशन पॉलिसी आ जानी चाहिए, उसूली तौर पर आ जानी चाहिए, ताकि ये जो लाखों के हिसाब से तलबा हैं जिनका रिजल्ट ठीक नहीं आया और ये स्पेशल एग्जाम में इंप्रूवमेंट करना चाहते हैं, दोबारा से एग्जाम देना चाहते हैं, तो इन्हें मेंटल क्लैरिटी तो होनी चाहिए। क्योंकि बच्चे की नेचर ये होती है कि अगर वो एक सिंगल टॉपिक के ऊपर, एक सिंगल क्वेश्चन के ऊपर, एक सिंगल पॉइंट के ऊपर भी अगर वो फंस गया है, उसको क्लियरेंस नहीं हो रही, उसको पता नहीं चल रहा कि अगर मैं ऐसे करूं तो क्या ऐसा होगा, या मैं इंप्रूवमेंट करूं, या मुझे रिजल्ट कैंसिल करवाना पड़ेगा, फॉर्म कैसे भेजना, अप्लाई कैसे करना है, कौन सी ऑप्शन सेलेक्ट करनी है, तो ये उसके लिए बड़ी ज़्यादा परेशानी का बायस बनती है। जब से ये रिजल्ट अनाउंस हुआ है तो लिटरली मुझे इतनी ज़्यादा कॉल्स और व्हाट्सएप और मैसेज वगैरह मसूल हो रहे हैं कि बीइंग अ ह्यूमन बीइंग मेरे लिए वो पॉसिबल नहीं है कि मैं तमाम के तमाम सवालों के जवाब दे सकूं, क्योंकि जितनी ज़्यादा रफ्तार से मैं रिप्लाइज कर रहा हूं उससे डबल रफ्तार के साथ मुझे मजीद सवालात मौसूल हो रहे हैं। तो अब नतीजतन मैं कोशिश यही कर रहा हूँ कि या तो व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए या वीडियोस के जरिए ही कलेक्टिवली सबको गाइड कर दूं, क्योंकि इंडिविजुअल लेवल के ऊपर हर एक को रिप्लाई करना जो है वो पॉसिबल नहीं है। फिर उससे क्योंकि ऑलरेडी वर्कलोड बहुत ज़्यादा है तो मज़ीद उससे जो है वो टाइम स्पेंड किया जाता है। तो मेरी तमाम स्टूडेंट्स को रिक्वेस्ट होगी कि जो भी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आएगी, जो भी लेटेस्ट अपडेट आएगी, जो भी मामला तो होंगे, एक तो आपको इंशाल्लाह वीडियो बनाकर मैं हर चीज़ डिटेल में गाइड कर दूंगा। सेकेंडली ये व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर भी मैं सारी अपडेट्स कर दूंगा। और अगर मेरा मकसद झूठी और फेक खबरें फैलाकर सिर्फ व्यूज़ लेना होता तो ये काम तो बड़ा आसान था। ऐसे केस में मैं रोज़ाना 4-5 वीडियोज़ अपलोड करता जाता और वीडियो के थंबनेल के ऊपर कुछ और लिखा होता और अंदर वीडियो में कुछ और लिखा होता। थंबनेल में मैं लिख देता कि जी बहुत बड़ी खुशखबरी आ गई, ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ गया, अंदर निकलता कुछ ना। तो ये काम बड़ा आसान है, ये 2 नंबरियाँ लगाना, लेकिन ना आज तक मैंने ये काम कभी किया और ना ही आंदा कभी करना है। तो आप लोग इस मामले में एटलीस्ट बिल्कुल क्लियर रहें कि मैं खुद जब तक किसी टॉपिक के ऊपर 100% क्लियर नहीं हो जाता, जब तक मैं किसी को खुद अच्छे तरीके से गाइड करने लायक नहीं हो जाता, तो मैं वीडियो नहीं बनाता। तो अभी तक की जो इन्फॉर्मेशन है उसके मुताबिक मैंने आपको हर चीज़ क्लियर कर दी है। स्टूडेंट्स की तरफ से बहुत ज़्यादा बार सवालात पूछे जा रहे थे। कल भी मैंने पूरा दिन इसीलिए कोई वीडियो अपलोड नहीं की कि कोई अपडेट आ जाए, कोई कंफर्मेशन हो जाए तो उसके बाद ही वीडियो बनाऊं। तो आज की वीडियो में मैंने आपको सारी चीज़ें क्लियर कर दी हैं कि आप लोगों को थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। जब 100% तमाम मामला क्लियर हो जाएंगे, हर सवाल का आपका जो है वो आंसर आ जाएगा, तो इंशाल्लाह आप लोगों को मैं गाइड कर दूंगा यूट्यूब के ज़रिए भी, व्हाट्सएप के ज़रिए भी। और बाकी आज चूँकि यूएचएस का नोटिफिकेशन आया हुआ है तो इसकी मैं मुकम्मल आप लोगों के साथ एलेबोरेशन कर देता हूँ। ऐसे तमाम स्टूडेंट जो पंजाब के गवर्नमेंट सेक्टर के मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उन्हें इसमें अप्लाई करना होगा, लेकिन डॉक्यूमेंट्स की प्रेपरेशन आप पहले से ही कर लें। तो इसके बाद अब यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज लाहौर की जानिब से जारी होने वाले इस नोटिफिकेशन की मुकम्मल तफसील आपके साथ शेयर करते हैं, जिसके मुताबिक तमाम स्टूडेंट्स को अपने अपने डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने का कह दिया गया है। यूएचएस का ये कहना है कि तमाम जो गवर्नमेंट सेक्टर मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस हैं पंजाब के, तो उनमें एमबीबीएस और बीडीएस के जो एडमिशन्स हैं वो बहुत जल्द ओपन कर दिए जाएंगे। इस सिलसिले में एक नोटिफिकेशन आपका अलग से जारी किया जाएगा एडमिशन शेड्यूल से मुतालिक, और एक नोटिफिकेशन होगा कि आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसीजर कैसे करना है, यानी ऑनलाइन अप्लाई करने से मुतालिक जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है
और उससे रिलेटेड एक अलग से यूएचएस की तरफ से नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। और आज का ये जो नोटिफिकेशन यूएचएस की तरफ से जारी किया गया है ये सिर्फ इस मकसद के लिए है कि तमाम जो एस्पायरिंग कैंडिडेट्स हैं यानी जिन्होंने दाखिला लेना है पंजाब के सरकारी मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस में, तो उनको बता दिया जाए कि उन्होंने कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो है वो तब सबमिट करने हैं, ताकि उनमें से अगर कोई डॉक्यूमेंट मिसिंग है तो अभी से उसकी तैयारी कर लें। कैंडिडेट्स को यूएचएस की वेबसाइट के ऊपर अपनी ऑनलाइन एप्लीकेशन कंप्लीट करते हुए तमाम ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स साथ में अपलोड करने होंगे। ऐसे केस में तमाम स्टूडेंट्स अपने डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करेंगे और वो अपलोड कर देंगे। यूएचएस की तरफ से स्टूडेंट्स को अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स की डिजिटल कॉपी तैयार करने का कहा जा रहा है। डिजिटल कॉपी से मुराद है कि आप या तो अपनी मोबाइल से उसकी एक क्लियर पिक्चर ले लें या स्कैनर से उसको स्कैन करके अपने पास सॉफ्ट फॉर्म में अपने सिस्टम में रख लें, और उसके बाद जब आपने अप्लाई करना है ऑनलाइन यूएचएस की वेबसाइट पे तब आप अपने इन स्कैन डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले बेसिक मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि तमाम कैटेगरीज के स्टूडेंट्स को जमा करवाने ही करवाने हैं, चाहे आपने ओपन मेरिट की सीटों पर अप्लाई करना हुआ या अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट की सीटों के ऊपर या डिसेबिलिटीज़, चोलिस्तान, ओवरसीज़ कैंडिडेट्स, यानी जितनी भी डिफरेंट कैटेगरीज यूएचएस की तरफ से ऑफर की जाती हैं सरकारी मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन्स के हवाले से, तो सभी कैटेगरीज के स्टूडेंट्स को ये तमाम डॉक्यूमेंट्स अपने अपलोड करने होंगे। इनमें सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट है वो है मैट्रिक का सर्टिफिकेट, यानी बोर्ड की तरफ से जो मैट्रिक का सर्टिफिकेट या रिजल्ट कार्ड जारी किया जाता है। और अगर आपने ओ लेवल्स किया हुआ है या फॉरेन क्वालिफिकेशन है तो ऐसे केस में आईबीसीसी की तरफ से जो इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट जारी किया जाता है, तो एक तो आपका डॉक्यूमेंट हो गया ये। उसके बाद दूसरा डॉक्यूमेंट है एचएसएससी प्री मेडिकल यानी इंटरमीडिएट एफएससी प्री मेडिकल का जो आपके पास रिजल्ट है जो कि मुतल्लिका बोर्ड की तरफ से जारी किया जाता है, या फॉरेन क्वालिफिकेशन के केस में आपको इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा, तो ये भी आपके पास डॉक्यूमेंट प्रिपेयर्ड होना चाहिए। और फॉरेन क्वालिफिकेशन के केस में सिर्फ वो स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकेंगे जिन्होंने बायोलॉजी, केमिस्ट्री और साथ में फिजिक्स या मैथमेटिक्स पढ़ा हो। यानी ए लेवल्स के स्टूडेंट्स को अलाउड होता है कि अगर उन्होंने बायो केमिस्ट्री, फिजिक्स या बायो केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स पढ़ी हुई है तो वो मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद तीसरे नंबर पर ये पॉइंट मेंशन किया गया है कि पाकिस्तान के जितने भी मेडिकल कॉलेजेस हैं उनमें जो फॉरेन क्वालिफिकेशन के स्टूडेंट्स हैं अगर वो एडमिशन लेना चाहते हैं तो उन्हें आईबीसीसी की तरफ से इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट लाजमी तैयार करवाना होगा। और पाकिस्तान मेडिकल कमीशन की डायरेक्शंस के मुताबिक तमाम स्टूडेंट्स का जो मेरिट है वो सिर्फ और सिर्फ इंटरमीडिएट के साइंसेज सब्जेक्ट्स की बेसिस पर ही कैलकुलेट किया जाएगा। यानी जो मेरिट फार्मूला है मैट्रिक, एफएससी और एंट्री टेस्ट का, तो उसमें जो एफएससी या फॉरेन क्वालिफिकेशन के केस में जो एचएसएससी या इक्विवेलेंट एग्जाम्स की वेटेज होगी तो उनमें सिर्फ और सिर्फ इलेक्टिव सब्जेक्ट्स की ही वेटेज शामिल की जाएगी। कंप्लीट इंटरमीडिएट या कंप्लीट ए लेवल्स का रिजल्ट उसमें शामिल नहीं होगा। इसके बाद चौथा जो पॉइंट है उसमें यह है कि पीएमसी की तरफ से जो इस साल नेशनल एमडी कैट कंडक्ट किया गया है तो उसका रिजल्ट कार्ड भी आपको साथ में अटैच करना होगा। जिन स्टूडेंट्स ने पिछले साल 2020 का एमडी कैट दिया था और अगर उसकी बेसिस पर वो अप्लाई करना चाहते हैं तो वो एमडी कैट 2020 का रिजल्ट कार्ड सबमिट कर सकते हैं। इसके बाद तमाम कैंडिडेट्स को अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी लाजमी तैयार करवाना होगा। और जैसे कि पंजाब के गवर्नमेंट सेक्टर के मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस में सिर्फ पंजाब डोमिसाइल के स्टूडेंट्स ही अप्लाई कर सकते हैं, इसलिए आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट लाजमी प्रिपेयर्ड हुआ होना चाहिए जिससे ये चीज़ 100% क्लियर होती हो कि आप पंजाब से ही बिलोंग करते हैं। इसके अलावा जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी और डुअल नेशनलिटी होल्डर कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं तो अगर तो ये पाकिस्तान से बाहर इनकी पैदाइश हुई है तो ये अपने ओवरसीज़ फादर एंड मदर का जो पंजाब का डोमिसाइल है ये भी यूज़ कर सकते हैं, इसकी बेसिस पर अप्लाई किया जा सकता है। इसके अलावा तमाम कैंडिडेट्स का जो वैलिड CNIC है या CRC या निकोप या पासपोर्ट ये आपका साथ में अटैच होना है। और CRC से मुराद चाइल्ड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है जिसे आमतौर पर बी फॉर्म या उर्दू में बे फॉर्म भी कहा जाता है। तो तमाम स्टूडेंट्स को अपना कंप्यूटराइज नेशनल आइडेंटिटी कार्ड नंबर यानी शनाख्ती कार्ड या अपना बे फॉर्म या निकोप या पासपोर्ट जो है वो अटैच करना होगा। इसके अलावा तमाम कैंडिडेट्स को अपने फादर या मदर का CNIC, निकोप और पासपोर्ट भी अटैच करना होगा। इसके बाद कैंडिडेट्स को अपनी रिसेंट कलर्ड पासपोर्ट साइज कलर्ड फोटोग्राफ्स भी तैयार करनी होंगी और ये वाइट या स्काई ब्लू बैकग्राउंड के साथ होनी चाहिए। इसके अलावा तमाम कैंडिडेट्स को अपना स्पेसिमेन सिग्नेचर यानी जो एक स्टूडेंट का जो दस्तखत होता है उसका एक सैंपल, और इसके अलावा लेफ्ट थंब इंप्रेशन यानी बाएं हाथ के अंगूठे का इंप्रेशन जो कि आपने एक वाइट पेपर के ऊपर ब्लू या ब्लैक इंक के साथ लगाना है, तो ये भी आपका अपलोड होगा। कैंडिडेट का सिग्नेचर और उसका लेफ्ट थंब इंप्रेशन। इसके बाद जो स्टूडेंट्स हाफिज़ कुरान हैं तो वो हिफ्ज़ कुरान सर्टिफिकेट भी अटैच करेंगे, और ये जो हिफ्ज़ कुरान सर्टिफिकेट है ये इशू होना चाहिए वफाकुल मदारिस की तरफ से। और यूएचएस की तरफ से जैसे ही एडमिशन शेड्यूल का नोटिफिकेशन जारी किया जाता है तो स्टूडेंट्स को हिफ्ज़ कुरान के टेस्ट के मुतालिक भी बता दिया जाएगा कि वो टेस्ट किस तारीख को होगा और आपने कहाँ जाकर वो टेस्ट देना है। और जो स्टूडेंट्स हिफ्ज़ कुरान का टेस्ट क्वालिफाई कर लेंगे तो उनके एफएससी के टोटल नंबरों में 20 नंबरों का इजाफा किया जाता है। ये एचईसी की पॉलिसी होती है जिसके मुताबिक हाफिज़ कुरान स्टूडेंट्स को टेस्ट क्वालिफाई करने के बाद एफएससी में 20 नंबर ऐड किए जाते हैं। लेकिन अब इसमें कन्फ्यूजन ये है कि चूंकि इस साल तो मार्क्स ही सिर्फ इलेक्टिव सब्जेक्ट्स के लिए जा रहे हैं मेरिट फार्मूला के अंदर, तो चूंकि आपके नंबर तो 20 ऐड होने हैं एफएससी
ये टोटल मार्क्स के अंदर। तो इस सिलसिले में आपको इलेक्टिव सब्जेक्ट्स के अंदर कितने मार्क्स दिए जाएंगे, आपको हिफ्ज़ कुरान का टेस्ट पास करने पर कितने मार्क्स का फ़ायदा होगा, इस सिलसिले में पीएमसी या यूएचएस की तरफ से इस सिलसिले में डिटेल पॉलिसी आ जाएगी और वो क्लियर कर देंगे कि आपको इलेक्टिव सब्जेक्ट्स के अंदर कितने मार्क्स दिए जाएंगे। लेकिन अभी तक इस सिलसिले में फाइनल कुछ नहीं बताया गया है। इसके बाद जो डिसेबल्ड कैंडिडेट्स होंगे तो उन्हें अपना डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट भी तैयार करवाना होगा। इसके अलावा जो अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट के स्टूडेंट्स हैं तो उन्हें अपने अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट जैसे कि डीजी खान, मुजफ्फरगढ़, राजनपुर, लोधरा, भक्कर और लिया के जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं यानी स्कूल और कॉलेजेस के हेड्स या प्रिंसिपल से साइन करदा स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट या प्रोविजनल सर्टिफिकेट तैयार करवाना होगा। इस सर्टिफिकेट को तैयार करवाने का मकसद ये होता है कि अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट की सीटों के ऊपर सिर्फ वही कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने इन डिस्ट्रिक्ट से तालीम हासिल की हो। और अगर तो आपकी इंटरमीडिएट इन अजला की तरफ से है और आप स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट या अपना प्रोविजनल सर्टिफिकेट तैयार करवा लेते हैं देन आप इन सीटों के ऊपर अप्लाई कर सकेंगे। फिर इसके अलावा इन कैंडिडेट्स को अपने ये सर्टिफिकेट्स कंसर्न्ड ईडीओ या डीईओ कॉलेजेस की तरफ से भी वेरीफाई करवाने होंगे। इसके बाद चोलिस्तान की सीटों पर अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट्स को ओरिजिनल सर्टिफिकेट तैयार करवाना होगा जो कि चोलिस्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से इशू किया जाएगा, जिससे यह साबित होता हो कि कैंडिडेट की जो बर्थ है वो भी चोलिस्तान के एरिया से है और उसकी एक्चुअल रेजिडेंस भी वहीं की है। और इसके बाद ओवरसीज पाकिस्तानीज या डुअल नेशनलिटी होल्डर्स के केस में उन्हें जो डॉक्यूमेंट्स तैयार करवाने होंगे उनमें स्टे कार्ड, रेजिडेंस परमिट कार्ड, ग्रीन कार्ड या सोजर्न या रेजिडेंट कार्ड या सिमिलर कार्ड ऑफ द कैंडिडेट जो कि उस कंट्री ऑफ रेजिडेंस की तरफ से इशू किया गया हो, या फॉरेन कंट्री का वैलिड वीजा भी यूज किया जा सकता है। यानी रिक्वायरमेंट के मुताबिक आपको ये डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करवाने होंगे। और ओवरसीज पाकिस्तानी के केस में आपका वैलिड पाकिस्तानी पासपोर्ट होना चाहिए या फॉरेन पासपोर्ट होना चाहिए अगर आप डुअल नेशनलिटी होल्डर हैं। और नादरा की तरफ से इशू करदा नेशनल आइडेंटिटी कार्ड फॉर ओवरसीज पाकिस्तानीज निकोप ये भी आपको तैयार करवाना होगा। तो ओवरसीज पाकिस्तानीज और डुअल नेशनलिटी होल्डर्स के केस में ये वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो एडिशनल हैं जो आपके तैयार करवाने पड़ेंगे। इसके बाद यूएचएस की तरफ से डॉक्यूमेंट सबमिशन के हवाले से कुछ जरूरी हिदायत दी गई हैं कि जब तक आपके तमाम डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं होंगे और वो अपलोड नहीं हो जाते तो आपकी एप्लीकेशन इनकम्प्लीट कंसिडर की जाएगी। अगर कोई कैंडिडेट एक से ज़्यादा कैटेगरीज में एडमिशन के लिए अप्लाई करता है तो उसे हर उस मुतल्लिका कैटेगरी से मुताल्लिक तमाम नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स अटैच करने होंगे। यूएचएस की वेबसाइट पे ऑनलाइन अप्लाई करते हुए कैंडिडेट्स अपनी मुतल्लिका कैटेगरीज का इंतखाब कर सकते हैं, लेकिन आपने जिस भी कैटेगरी के लिए अप्लाई करना हुआ तो आपको तमाम मुतल्लिका डॉक्यूमेंट्स अटैच करने होंगे जिससे साबित होता हो कि आप उस कैटेगरी में अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। इसके बाद इस बात की तसल्ली कीजिएगा कि तमाम डॉक्यूमेंट्स रीडेबल होने चाहिए और वो क्लियरली स्कैन किए गए हों ताकि अगर कोई भी उनको रीड करना चाहे तो वो आसानी से कर सकता हो। अगर कोई डॉक्यूमेंट इंग्लिश लैंग्वेज के अलावा किसी दूसरी लैंग्वेज में है तो एक सर्टिफाइड इंग्लिश ट्रांसलेशन साथ में जरूर अटैच होनी चाहिए। इसके बाद अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स को ब्लैक एंड व्हाइट में स्कैन करें और स्कैनिंग की जो रेजोल्यूशन है वो 300 DPI के ऊपर रिकमेंड की जा रही है। एक डॉक्यूमेंट का साइज 2 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर किसी डॉक्यूमेंट का साइज 2 MB से ज़्यादा है तो आप उसका साइज रिड्यूस करके अपलोड करें। और कैंडिडेट्स की फोटोग्राफ और सिग्नेचर JPEG, JPG या PNG फॉर्मेट में अपलोड करनी होगी, जबकि बाकी तमाम डॉक्यूमेंट्स PDF फॉर्मेट में होने चाहिए। इसके बाद तमाम स्कैन डॉक्यूमेंट्स की जो ओरिएंटेशन है वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ मैच करनी चाहिए। यानी अगर कोई ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वर्टिकली प्रिंट किया गया है तो उसको स्कैन भी आपने वर्टिकली ही करना है, और अगर कोई डॉक्यूमेंट हॉरिजॉन्टली है यानी लैंडस्केप फॉर्मेट में है तो फिर लैंडस्केप ही होना चाहिए। और इस पॉइंट को समझाने का मतलब ये है कि अगर आपका कोई डॉक्यूमेंट वर्टिकल फॉर्म में है तो आप उसको हरगिज़ हॉरिजॉन्टल ना करें, और अगर कोई डॉक्यूमेंट हॉरिजॉन्टल है तो आप उसको हरगिज़ वर्टिकल ना करें, बल्कि जो डॉक्यूमेंट या जो पिक्चर जिस फॉर्म में है आपको उसी फॉर्म में रखनी चाहिए। इसके बाद अपने तमाम सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स की एक फाइल बनाकर आपने अपलोड नहीं करना, बल्कि हर अलग डॉक्यूमेंट की आपने अलग से PDF फाइल बनानी है। लेकिन अगर कोई डॉक्यूमेंट सिमिलर नेचर के हैं जैसे कि स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट है या प्रोविजनल सर्टिफिकेट है अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट के स्टूडेंट्स के लिए, तो उसकी एक सिंगल फाइल तैयार की जा सकती है। इसके अलावा मल्टीपल डॉक्यूमेंट जैसे कि पासपोर्ट और डबल साइडेड डॉक्यूमेंट जैसे कि CNIC वगैरह, ये एक सिंगल PDF फॉर्मेट के अंदर एक सिंगल डॉक्यूमेंट के अंदर ये सेव किया जाना चाहिए। और इस बात की अच्छे तरीके से तसल्ली कर लें कि डॉक्यूमेंट के तमाम पेजेस करेक्ट ऑर्डर में हैं, यानी पहला पेज पहले पर, उसके बाद दूसरा, तीसरा, चौथा एंड सो ऑन। कैंडिडेट्स के तमाम डॉक्यूमेंट्स अनसिक्योर्ड और लेबल्ड PDF फॉर्मेट के मुताबिक अपलोडेड होने चाहिए और कोई भी PDF फाइल पासवर्ड प्रोटेक्टेड ना हो। इसके बाद अपनी किसी भी पिक्चर को या सिग्नेचर को डीफॉर्म ना करें। डीफॉर्म से मुराद है कि अगर आप उसकी विड्थ कम कर देते हैं, उसको श्रिंक कर देते हैं, तो उससे उसकी लंबाई में इजाफा हो जाता है, जिससे वो पिक्चर क्लियर नहीं रहती। आपने अपनी पिक्चर के अंदर कोई भी एडिटिंग करनी है तो वो सेम प्रोपोर्शन और क्वालिटी की होनी चाहिए। यानी इस पॉइंट को समझाने का मकसद ये है कि अगर आपकी एक पिक्चर है तो आप उसकी विड्थ को श्रिंक ना करें जिससे पिक्चर जो है वो
डिफॉर्म हो जाती है और वो पहले जैसी क्लियर नहीं रहती। जबकि अगर आप अपनी पिक्चर का साइज रिड्यूस करना चाहते हैं या ज़्यादा करना चाहते हैं तो उसकी लेंथ और विड्थ जो है वो सिमिलर रहनी चाहिए। और अपने डॉक्यूमेंट्स, खासतौर पर फोटोग्राफ्स और आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट जो हैं वो किसी अननोन पर्सन से स्कैन ना करवाएं और अपना डिजिटाइज डेटा किसी भी स्ट्रेंजर के साथ शेयर ना करें। ये सिर्फ कैंडिडेट की जिम्मेदारी होगी कि वो अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स सही हालत में अपलोड करें। तमाम डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल ओरिजिनल होने चाहिए और उसके अंदर किसी किस्म की फोर्जरी शामिल ना हो। अगर कोई स्टूडेंट अपने फेक डॉक्यूमेंट्स अपलोड करता है तो ऐसे स्टूडेंट को 7 साल तक कहीं भी एडमिशन के लिए बैन कर दिया जाएगा। और ये यूनिवर्सिटी के प्रॉस्पेक्टस की प्रोविजंस में ये बात मेंशन्ड है कि अगर कोई स्टूडेंट अपने फोर्ज्ड, फेक या फैब्रिकेटेड डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने की कोशिश करता है तो ऐसे स्टूडेंट को 7 साल तक कहीं भी एडमिशन लेने की परमिशन नहीं होगी। बाकी इस सिलसिले में किसी भी फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए आप यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर्स के थ्रू डायरेक्ट रब्ता कर सकते हैं। आई होप कि आप लोगों को डॉक्यूमेंट्स की प्रेपरेशन और डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने से मुताल्लिक तमाम ज़रूरी हिदायत अच्छे तरीके से समझ आ गई होंगी। कोशिश करें कि किसी किस्म की मिस्टेक ना करें, क्योंकि जब आप कोई मिस्टेक कर देते हैं तो उसकी करेक्शन में फिर आपको बहुत ज़्यादा ख्वारी काटनी पड़ती है। अगर आपके तमाम डॉक्यूमेंट्स पहले से प्रिपेयर्ड हैं तो वेल एंड गुड, अदरवाइज आप अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार करवा लें। तो जैसे यूएचएस की तरफ से फर्दर नोटिफिकेशन जारी किए जाते हैं और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होती है तो अपकमिंग वीडियोज़ में आपके साथ कंप्लीट इन्फॉर्मेशन शेयर कर देंगे।